नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। महाराष्ट्र में कब बुझेगी आरक्षण की आग? ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की धरती में आरक्षण को लेकर के जमकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये पूरा आंदोलन उस दौरान भड़क गया जब आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि आंदोलन की ये आग पूरे महाराष्ट्र में फैलती नजर आई, जिसके बाद सरकार को भी मैदान में आना पड़ गया। सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति की हालांकि अपील की। वहीं महाराष्ट्र सरकार आज मराठा आरक्षण पर अपनी कैबिनेट उप समिति की बैठक भी कर रही है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार आरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र में आरक्षण पर किस तरीके से महाभारत है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रहा है। आरक्षण के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार से ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया और अब उप समिति की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर बड़ा फैसला संभव है। यहां कैबिनेट की बड़ी मीटिंग चल रही है। आरक्षण की फीसद को बढ़ाने को लेकर के क्या कोर्ट का रुख सरकार की तरफ से होगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी फिलहाल कैबिनेट की बड़ी बैठक भी अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के लिए मारामारी इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। चलिए अब एक नजर आरक्षण की आग में जल रहे महाराष्ट्र से सामने आई कुछ तस्वीरों पर डालते हैं। देखिए ये 4 तस्वीरें किस तरीके से मराठा संगठन आरक्षण को लेकर के उग्र होते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा दिखी, ये तस्वीरें महाराष्ट्र की है। प्रदर्शनकारियों में एक अलग तरह की आग नजर आई और इस आग की चिंगारी सरकार तक पहुंची और अब कैबिनेट की तरफ से बड़ी बैठक हो रही है। और चौथी तस्वीर जब महाराष्ट्र इस आरक्षण की आग में, इस प्रदर्शन की आग में जलता हुआ नजर आया। बड़ा सवाल है कि आरक्षण की आग आखिर कब बुझेगी, क्योंकि ये मामला 2018 से ही लगातार जोरों पर है और शुक्रवार को ये मुद्दा और गर्मा गया जब वहां पर हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई। पुलिस पर लाठीचार्ज का गंभीर आरोप लगा। तो महाराष्ट्र में इस वक्त गदर मचा हुआ है। आरक्षण की आग में पूरा महाराष्ट्र इस वक्त जल रहा है। 2018 में मराठा आरक्षण बिल को पास किया गया। पूरा मुद्दा क्या है ये भी समझिए। 16% आरक्षण उस वक्त दिया गया। उसके बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। हाईकोर्ट ने 2019 में आरक्षण की जो फीसद थी 18%, उसे घटाया। इसके बाद से ये मुद्दा गर्माता चला गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से ही रद्द कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के लोग और उग्र हो गए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हिंसा कैसे भड़की? शुक्रवार को लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद 29 अगस्त से धरने पर मराठा मोर्चा बैठा रहा और फिर पुलिस की एंट्री होती है। भूख हड़ताल पर बैठे मराठा मोर्चा के सदस्य, जहां उनकी हिंसक झड़प महाराष्ट्र पुलिस से हुई। 1 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव उस वक्त किया। पुलिस ने आंसू गैस के उस वक्त गोले भी छोड़े और कई गंभीर आरोप मराठा मोर्चा की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस पर लगाए गए। पुलिस पर फायरिंग का गंभीर आरोप लगा। महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है। मराठा कौन है ये भी आप समझिए और क्यों आरक्षण की मांग हो रही है। किसान, जमींदार और अन्य वर्ग इसमें यानी मराठा समूह में शामिल है। मराठा समुदाय प्रदेश की आबादी में लगभग 30% से ज्यादा बताए जाते हैं, जिनको लेकर के आरक्षण दिया गया था। मराठाओं की पहचान एक योद्धा के रूप में रही है। तो आरक्षण का मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। प्रदेश की राजनीति पर भी मराठाओं का एक बड़ा प्रभाव है, इसलिए वोट बैंक की राजनीति भी कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करती है। राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मराठा ही रहे हैं और इसलिए भी एक वोट बैंक की राजनीति भी महाराष्ट्र के लिए बनती है। 2018 में भी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन उस वक्त छेड़ा गया, जिसके बाद ये कोर्ट पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और इसी को लेकर के अब मराठा मोर्चा की तरफ से ये मांग की जा रही है, जिसमें पुलिस की तरफ से पथराव, फायरिंग जैसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिलहाल कैबिनेट की बैठक की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में मराठा में आरक्षण की आग आखिर कैसे बुझाई जाए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए जालना में आंदोलनकारियों से ठाकरे ने मुलाकात की है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की यह मुलाकात हुई है। मराठा मोर्चा के सदस्यों के साथ माता बहनों पर लाठीचार्ज करना गलत है, राज ठाकरे की तरफ से एमएनएस प्रमुख की तरफ से कहा गया। सीएम से मुलाकात कर
आपके मुद्दे को उठाएंगे। मराठा आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है, राज ठाकरे ने इसका भी जिक्र किया, यानी लोगों को आश्वासन भी देते हुए राज ठाकरे नजर आए। तो देखिए, महाराष्ट्र में आरक्षण की जो ये आग लगातार फैलती जा रही है, आखिर उसका दी एंड कैसे हो, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है। एक बार इंट्रोडक्शन करवाते हुए आलोक वत्स, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। राजू बायमारे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल भी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। और नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपका रुख करते हुए, सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है? क्योंकि 30% ये आरक्षण जो ये पूरी वोट बैंक है वो लगभग 30% है। अब इसको डील करना बीजेपी के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि साठगांठ से जब सरकार बनती है तो कई मुद्दे देखने होते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है? हो गया, देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा आई एक सेकंड में क्या बढ़ गए? अच्छा, हेलो आलोक जी, क्या सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके इनके साथ बातचीत करके जो भी बीच का रास्ता होगी उसको तय करने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, इनकी संख्या बल ज्यादा है और इसको अनदेखा करना किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस पर जो भी बीच का रास्ता निकल सकता है वो बातचीत करके हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीच का रास्ता क्या है और क्या निकलेगा? क्योंकि ये जो तमाम मोर्चा के लोग हैं, मराठा मोर्चा के, वो तो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बहुत ही बेहद खराब बर्ताव कर रही है। आरक्षण के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, इसमें दिक्कत क्या थी? ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ही। देखिए, अब वहां पर किस तरीके के लोग थे, क्या उपद्रव हुआ, किस कारण से पुलिस को, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कहा कि आंदोलन कर रहे हैं तो इनको रोक दो, इनके ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दो या बुलडोज कर दो। लेकिन हाँ, अगर कुछ वहां पर गड़बड़ियां पाई गई होंगी तो उसको शांत करने के लिए पुलिस को कुछ सख्ती बरतनी पड़ी होगी। ये सब जांच का विषय है। इसके ऊपर इस तरीके से सीधे लांछन लगाना ये कहीं से ठीक नहीं है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, जब ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे और इनके साथ बातचीत होगी तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। ठीक है, राजू वाघमारे साहब भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है आप। राजू जी, इस पूरे मैटर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर डीलिंग सिर्फ वहां की जनता के साथ नहीं हो रहा, बल्कि 30% जो आबादी है मराठा मोर्चा की, वो ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी बहुत अहम है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ ये बर्ताव किया गया, उसको लेकर के आपका क्या टेक? राजू जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही। आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजू जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। नीति जी, अब आपके पास आते हुए यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, मैं ये सवाल तमाम प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, जितने भी गेस्ट बैठे हैं, उनसे मैं पूछना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो जो आम जनता है वो इसमें पिसती है। अब आरक्षण को लेकर के 2018 से ये मुद्दा चला आ रहा है, कोर्ट में फिलहाल है। अब देखिए, राज ठाकरे भी पहुंच गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे। लेकिन बात सिर्फ एक है कि यहाँ राजनीति की जाती है, वो कोई भी पार्टी करे। तो जनता के लिए क्या होना चाहिए? उनकी हक की आवाज में कौन आगे आएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुका है और जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पे जितने भी मराठा वो भूमि है, छत्रपति शिवाजी की भूमि है, जो आज स्वराज, जो स्वतंत्रता हम लोग सब देख रहे हैं, वहाँ पे मराठी समाज ने जो गौरवशाली इसका इतिहास है, उसको देश का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सारा प्रकरण, देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने उच्च स्तरीय बैठक भी करी है और उच्च स्तरीय जांच के लिए भी आह्वान कर दिया है। ये पूरा जांच का विषय है और ये पूर्ण रूप से निंदनीय है। लेकिन एक चीज़ समझने की, एक क्रोनोलॉजी समझने की पूरे देश में आवश्यकता है। नू में हिंसा होती है, जहाँ पे एक आबादी की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदुओं पे अटैक होता है, या फिर स्टालिन अपने जो कांग्रेस को मेरे ख्याल से कोई बाहरी दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। इनका जो मित्रगण है ना, ये अपने आप में कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए संपूर्ण है। कोई सनातन में आघात करता है, कोई ये बोलता है कि ये डेंगू या कुछ तरीके की बीमारी है। आप देखिए, मराठा समाज एक सनातनी समाज है। क्यों इन हिंसाओं को
इस तरीके से भड़काया जाता है और ये कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं या जितना भी ये उग्र जो बयान दिए जा रहे हैं, एक तरीके से लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा रहा है और ये इंटेंशनली किया जा रहा है ताकि अनरेस्ट हो, ताकि सिविल वॉर की कंडीशन हो। ये ऑब्वियसली ये इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा विपक्ष को होगा। विपक्ष कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अनरेस्ट हो, सिविल वॉर हो और जनता तक ये मैसेज जाए कि सरकार जो है वो इस शांति को बहाल करने के लिए लायक नहीं है और ये पूर्ण रूप से प्रायोजित है। क्योंकि अगर यहाँ पे ताली एक हाथ से नहीं बचती है, इस चीज को समझने की आवश्यक है। अगर पथराव हुआ, अगर सामने से हुआ, उसको रोकने के लिए ताकि एग्रेशन और ना बढ़ जाए। हालांकि उच्च स्तरीय जब जांच आएगी तो पता चलेगा क्या कारण है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो उनको प्रायर जो एक तरीके से प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, जो एक सिक्योरिटी एजेंसी को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, उसकी कमी दिखती है। लेकिन ये इतनी ज्यादा उत्तेजनाएं और इस तरीके से आप देखिए ना, राज ठाकरे जी वहां पे पहुंचे हैं या उद्धव ठाकरे जी बयान कर रहे हैं, एकदम से ये सामने आकर अपनी राजनीतिक रोटियां हो रही है, विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति की जा रही है, राजनीतिक रोटियां, तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। राहुल जी, क्यों नीति मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं भी समझना यही चाह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि ये मैटर आज का तो है नहीं, 2018 से जब ये भुनाया जा रहा है, हर एक पार्टी बुना रही है, तो क्यों आखिर ये अभी क्यों? आप 2024 के चुनाव का हवाला दे रही हैं। राहुल जी से एक रिएक्शन लेते हैं। राहुल जी, नीति जी कह रही हैं कि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है क्योंकि 2024 आगे है तो मुद्दे होने चाहिए और ये भड़काया जा रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? शिखा जी, डबल इंजन की सरकार है, उसमें अब सरकार कहीं न कहीं विधानसभा के भीतर प्रचंड बहुमत में है। अगर आप संख्या जोड़िए तो वो अब तक का सबसे अप्रत्याशित संख्या विधानसभा के भीतर होती है। ऐसे स्थिति में देखिए, भारतीय संविधान लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का पूरा अधिकार देता है और उनको उकसाने के लिए फिर आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा दीजिए। अपने असफलताओं को छुपाने के लिए कब तक डबल इंजन की सरकारें कांग्रेस के ऊपर जो है कि सिर फुटबॉल करते रहेगी। जो नीति जी ने जो जिम्मेवारी सरकार को सौंपी, वो जो सबसे आखिरी लाइन में उन्होंने कही, वो सबसे आखिरी लाइन में वो सच्चाई थी कि वहां के राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि स्थितियों को कैसे नॉर्मल किया जाए। वार्ता के टेबल पर अब लाने की बात हो रही है। भाई, आपने पहले ही अगर जो भूख हड़ताल पे बैठ रहे थे उनको आप वार्ता के टेबल पे लाते। आज महाराष्ट्र में अगर अनरेस्ट की स्थिति हुई है तो वो इसलिए है कि वहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देख रहे हैं पिछले साल से कि जो वो महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट पहुँच रहे हैं उसको उठा के लाके गुजरात ले आया जा रहा है। ये अनरेस्ट केवल वहीं पर नहीं पैदा किया जा रहा है, दो राज्यों के बीच में भी तनाव पैदा किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि आप अगर महाराष्ट्र में बातचीत कीजिए तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का भी एक तनाव नजर आ रहा है। अब बताइए, इस तनाव में कहाँ पे कांग्रेस और कहाँ पे विपक्षी पार्टियां हैं? तो ये जो है कि वहां कहीं न कहीं लोगों को, देखिए सरकार का काम क्या होता है शिखा जी, सरकार का काम होता है लोगों को विश्वास में लेके आप उनके साथ वार्तालाप कीजिए। वार्तालाप के पहले बल प्रयोग करके फिर आप कहिए कि हम वार्तालाप के जगह पे ला रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता, और ये विफलता हो रही है अहंकार के कारण। डबल इंजन के सरकार के अहंकार का है ये कि भाई हम वहां पे विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत में अजीत पवार को भी तोड़ के ले आए हैं, हम तो उनको भी तोड़ के ले आए हैं, उद्धव ठाकरे गुट को भी तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। नहीं, तोड़ दिया या टूट गए? राहुल जी, तोड़ दिया क्या होता है? टूट भी और राजनीति अपनी चमकाने के लिए कौन किसको नहीं तोड़ता है? बीजेपी ही क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ शिखा जी, वो तो चलिए एक राजनीति का अलग हिस्सा है, लेकिन जब आप जिम्मेवारी ले रहे हैं तो फिर उस जिम्मेवारी का निर्वहन कौन करेगा? आज अगर महाराष्ट्र में मराठा राजनीति की आग सुलग रही है तो इसको समझा बुझा के शांत करने की जिम्मेवारी किसकी थी? मैं कह रहा हूं कि जिस समय वो आंदोलन पर बैठे थे, वहां के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय जो थी, दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, वो उनको वार्ता के टेबल पर बुलाते, बातचीत करते, लोगों के साथ विश्वास के रिश्ते स्थापित करते, मामला नहीं बिगड़ता। पॉइंट टेकन। ठीक है आलोक जी, अब आपसे इसका जवाब। राहुल जी ने बहुत गंभीर सवाल आप पर उठाया। उन्होंने कहा कि आप पहले टेबल पर आते तो पहले आपने आरक्षण की जो आग थी वो भड़कने दिया। अभी तो काफी बॉर्डर लाइन की भी बातें राहुल जी ने कह दी है, वो आप तमाम बातें आप सुन ही रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल इनकी तरफ से यही रखा जा रहा है कि आप पहले टेबल पर आते, आप पहले हिंसा भड़क गई, पुलिसकर्मी घायल हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई गोली चलाई गई है, मारपीट की गई है, अब उसके बाद आप इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। मामला तो 2018 का है ना। देखिए राहुल भाई कांग्रेस के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन आते हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, लेकिन इनकी सारी एंगल्स कांग्रेस की तरफ चली जाती हैं। और ये निश्चित कहीं पे भी एक फैक्चुअल गड़बड़ हो तो आप हमें करेक्ट कर दीजिए, जहां पे मैं भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है कि नहीं है वहां पे? राहुल भाई एक मिनट, इस तरीके का जितना भी आंदोलन वहां हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं से प्रायोजित है और कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
क्योंकि वो चाहती है कि वहां डिस्टेबलाइज हो चीजें और उसका फायदा उसको मिले। ये सब राजनीति के कारण हो रहा है। और आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के और शिंदे की सरकार इसका बहुत अति शीघ्र एक बहुत ही सुगम रास्ता निकाल देगी। और रही बात ये लाठीचार्ज की और इसकी, तो अगर उसमें उपद्रवकारी तत्व में घुस गई हैं और उन्होंने किसी तरीके का वहां पर गलत एक्शन लिया है तो उसको सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने अगर कोई कदम उठाए हैं या पुलिस ने कोई कदम उठाए हैं, तो ये सब चीजें जब जांच होगी तो उसमें यह मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की आंदोलनों को पीछे से हवा देने का काम जो लोग भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो देश हित में नहीं है। हम बहुत अति शीघ्र इनको नेगोशिएटिंग लेकिन आलोक टेबल पर जी लाकर ये तो होता ही है ना। अब फिर आप हरियाणा का मुद्दा ले लेंगे, फिर आप कहेंगे कि विपक्ष से भड़का रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो 30% लोग हैं, जो मराठा मोर्चा के लोग हैं, वो तो सड़क पे उतर रहे हैं ना। तो फिर ये सवाल तो नाजायज हो ही नहीं सकता। वो तो पहले से ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चलिए माना कि विपक्ष ने भड़काया, लेकिन सोल्यूशन क्या है? निष्कर्ष पे तो पहुंचेंगे आप। ये मैडम हमने ये नहीं कहा कि उनकी मांगे नाजायज है, लेकिन हमने ये कहा कि उनको भड़काया जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है। ठीक है, आप ये सारे मामले नेगोशिएटिंग टेबल पे ही बैठ के सॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजू आलोक जाएंगे नेगोशिएटिंग टेबल। चलिए ठीक है, अब राजू जी हमारे साथ जुड़ गए। राजू जी, आप लोग क्यों भड़का रहे हैं? देखिए, आलोक जी की तरफ से कहा जा रहा है, ये बात उठाए, नीति जी भी कह रही हैं कि विपक्ष की राजनीति है, राजनीतिक रोटियां आपको सेकना है तो 2024 में सेकिए साहब। महाराष्ट्र को उठा करके विपक्ष क्यों कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात है कि यहाँ राजनीति का कुछ सवाल ही नहीं आता है। सवाल आता है कि बीजेपी की भूमिका का। बीजेपी ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। ये लोग कभी आरक्षण के फेवर में थे ही नहीं। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 58 से ज्यादा मोर्चे निकाले गए। कहा एक भी पत्थर नहीं मारा किसी ने, मराठाओं ने, ना किसी को गाली। तो इस तरीके का इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, 60 मोर्चे निकाला, उसमें 2-2 लाख का पब्लिक रहने के बावजूद एक भी घटना महाराष्ट्र में ऐसी हुई नहीं। अभी यहाँ जो लोग बैठे थे वो अनशन पे बैठे थे। इनके कार्यकाल में जो फडणवीस साहब है, जो मुख्यमंत्री जी है, इनके कार्यकाल में कभी भी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अन्याय हुआ है? वारकरी संप्रदाय के ऊपर जो लोग पंढरपुर जाते हैं उनके ऊपर भी फडणवीस साहब ने लाठीचार्ज कराया। अभी ये लोग अनशन के लिए बैठे हैं संविधानिक तरीके से। जो लोग राजू जी, उद्धव जी तो जुड़े थे ना, बीजेपी के साथी तो थे। एक लंबा पूरा इतिहास आपका रहा है, तो उस समय आप ही बैठ जाते टेबल पर लेकर। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा सवाल तो उन लोगों के लिए है जो इस लाठीचार्ज में जिनको मार पड़ रही है। आपने उस समय, मेरा सवाल सुनिए सर, राजू जी मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे मराठियों को लेकर के तो बहुत पूरी तरीके से हमेशा आश्वस्त रहे हैं। हमने बाला साहेब ठाकरे को देखा है, मराठियों के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया, भगवान की तरह पूजे जाते थे। तो अब उद्धव ठाकरे साहब वो क्यों नहीं लेकर के बैठ गए? ये मराठी उन्हीं के तो है ना, हम सबके है ना। अभी मुझे रोको मत, मुझे थोड़ा बात करने दो, मुझे मौका नहीं मिला है। लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या है। इधर पूरा पैसा, ये आपके चैनल पे ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये मराठाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर देखिए, शब्दों की आपको मैं समय दे रही हूँ। आप मुझे बताइए ये क्या है और क्यों हुआ है और राजनीति क्यों हो रही, आप मुझे समझा दीजिए बस। आप सिर्फ शांति से सुनिए। ये मराठाओं का आरक्षण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, एनसीपी के कार्यकाल में 16% आरक्षण इनको देने का अध्यादेश हमने जारी किया। हमने मराठा का आरक्षण स्टेट में चालू किया। जब भी इनकी सरकार आई भाजपा की, वो अध्यादेश को आगे लेके जाना था, ये लोग आगे लेके नहीं गए, वो अध्यादेश लैप्स हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये मना कर दिया। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2 इंजन की सरकार के बाद अगर सेंटर में 50% से बढ़ाने की जो बात है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटर अगर 50% से आरक्षण की मुहिम बढ़ाता है तो उसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सेंटर ये डबल इंजन की बात करते हैं,
लेकिन भाजपा ने ना हरियाणा के लिए वो किया, ना मराठाओं के लिए वो किया, और यहाँ वो तो किया ही नहीं। उसके बावजूद जिस तरीके का लाठीचार्ज ये लोग ने किया, इनको शर्म आनी चाहिए चलिए। कि जो संविधानिक तरीके से लोग बैठे हैं, जो माता बहने बैठे हैं, उनके ऊपर ये लोग पत्थर बोल रहे हैं कि उन्होंने पत्थर फेंका। 60 मोर्चे निकाले, एक पत्थर नहीं फेंका, ना किधर एक घोषणा दी। रही बात विपक्ष की, तो सब जन इनके साथ में है, मराठाओं के साथ तो सब जन है, तो विपक्ष इनको क्या भटकाएगा? चलिए ठीक है राजू जी, मुझे लगता है मैंने आपको एक अच्छा समय दिया। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज तब आ नहीं रही थी, मैं पहले से ही कनेक्ट करी थी। देखिए, ये जो नारे इस वक्त आप सुन रहे थे और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, वो महाराष्ट्र को पूरी तरीके से जला रही है। आरक्षण को लेकर के मराठा मोर्चा की तरफ से एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का गंभीर आरोप पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ये आरोप लग रहे हैं, साथ ही गोली भी चलाई गई, ये भी गंभीर आरोप है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो 2018 से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ फैसला होगा? लगातार नजर इस पर बनी हुई है और सॉल्यूशन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। आलोक जी, अब मैं संक्षिप्त में आप सभी से उत्तर चाहूंगी, क्योंकि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रहा है। हम देख रहे हैं कि मराठा मोर्चा के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर हैं और महाराष्ट्र को जलाने को लेकर के ये काम किया जा रहा है। लेकिन क्या महज की सियासत है या फिर लोगों की जरूरत है? अब आलोक जी, आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा, क्योंकि नजर सरकार पर इस वक्त पूरे देश की बनी हुई है। देखिए, सरकार इसको बहुत संजीदगी से लेगी और इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर जो भी राज्य के हित में और इनके हित में जो भी उचित फैसला होगा और जो राज्य का इकोनॉमिक स्थिति इसको परमिट करेगा, उसके तहत इनके साथ कोई ना कोई समझौता करके इसका हल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन जो राजनीतिक दल इसको पीछे से हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, उनसे मेरा आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया इस तरीके की गतिविधियां बंद करें, ताकि राज्य में अमन चैन कायम रह सके। कोई भी चीज ऐसी अगर होती है तो उसका अंतोगत फैसला नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होता है। नेगोशिएटिव टेबल पे होगा, ये आलोक जी कह रहे हैं। राजू जी, नेगोशिएटिव टेबल पे जाने तो दीजिए, राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, निगोशिएटिंग टेबल की बात करने वाले भाजपा को मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा मांगा था कि जांच घटना का जो डेटा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, जो भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र की सरकार के पास है, लेकिन इन्होंने वो डेटा देने से इनकार कर दिया। वो एक बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में हम टिक नहीं सके आरक्षण के लिए। तो इनका जो मकसद है, वो मकसद ही ये है कि आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। अभी इन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि एकनाथ शिंदे मराठा है। तो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाते अभी 1 साल हो गया, क्यों नहीं मराठा का जो विषय था वो इन्होंने निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। अभी जब ये मोर्चे के लिए लोग आए थे, ये बैठने के बाद भी 6 दिन हो गए, इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्री को, इनके 1 फुल 2 हाफ जो डेप्यूटी सीएम है, उनको टाइम नहीं है कि मराठा आरक्षण का जो मोर्चा है उधर जाके बात करें। एक भी आदमी वहां जाने के लिए तैयार नहीं, इनके सरकार का। और यह आरोप नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ, तो लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, ये फैक्ट्स है, ये सत्य की बात है। और ये लोग आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। ये डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन डबल इंजन की जो मदद है वो देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। पूरी तरह से ये भाजपा की सरकार, बेशरम सरकार महाराष्ट्र में है। ठीक है नीति जी, सरकार संभाल नहीं पा रही है। राजू जी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि संभाल ही नहीं रहा। शिखा जी, चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, भारत के लोकतंत्र में जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये जो पूरा प्रकरण है, अगर 2018 से जो प्रारंभ हुआ है, इट इज अंडर जुडिशरी। उसमें मैं और आप राजनीति करें, उसमें मेरे को चीज समझ नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, अंदर ट्रायल है, लेट दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल कम टू द डिसीजन। टिल देन ये एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार लोकतंत्र में हम सबको है। और मराठा वो भूमि है, महाराष्ट्र वो भूमि है जिसको पूरा देश
शीश नमन और नतमस्तक करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन हो रहा था तो वहां पे जलनशील पदार्थ किसने, वहां पे पेट्रोल कहां से आया, माचिस की तीलियां कहां से आई, आग किसने लगाई, ये फंडिंग, ये एमेनिटीज किसने दी? क्या जॉर्ज सोरोस ने दी क्या फंडिंग? यहां पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से था, जैसे कि अभी बात करी है कि आपको म्यूचुअल डायलॉग से आप उस चीज का हल निकाल सकते थे ना, उसी के लिए तो आपने धरना किया था। लेकिन यहाँ पे ये सारा जो आग लगी हुई है, नहीं आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मेरी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राजनीतिक, देखिए मैं एकता शिंदे ने बोला है कि जांच हो रही है, जब जांच होगी तो राज्य सामने आएगा, कहीं ना कहीं एंटी इंडियन लोग और जो राजनीतिक भारत G20 के यहाँ पे बना रहे हैं, और वो वहाँ पे घटना स्थल पर चीजों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो रही है। और ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग से राज्य घट रही है, ये बिल्कुल एक शर्मनाक आरोप है। भारतीय लोकतंत्र में लोग सड़क पे खड़ा होकर आंदोलन करने के लिए निकले और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के पैसे से आंदोलन जांच एजेंसियां हैं, उनका फेलियर है कि जब फंडिंग कराई जा रही थी कि ज्वलनशील पदार्थ उस जनता के बीच में प्रोवाइड कराए जा रहे थे, तो आपने इसको इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार के कहा था ये होने वाली जनता के हाथ में पेट्रोल और माचिस किसने थमाई, इसके बाद प्रश्न नहीं उठेगा क्या? बिल्कुल उठेगा। ये 2024 इलेक्शन का टारगेट है, चाहे मंत्री क्या कर रहे थे, मंत्री क्या कर रहे थे, ठीक है राहुल जी, नीति जी, आज क्योंकि G20 का आज हमारा विशाल जो गौरवपूर्ण जो हम पलों को जी रहे हैं, आज अमृतकाल को जी रहे हैं, तो राजू जी मैं आती हूँ आपके पास। राहुल जी, ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जो सवाल नीति जी ने उठाया है ये सवाल भी तो जायज है। जब ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था और ये टेबल पे जा ही रहा था, कोर्ट के पास है ही, तो फिर ये आगजनी कैसे हुई, ये हिंसा कैसे हुई? क्या ये प्रायोजित नहीं है? अरे ये प्रायोजित नहीं है शिका जी, ये जब भी पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, पुलिस ने लाठीचार्ज उसको निकालने की कोशिश की, तो वो नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हमको बैठना है, मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, उप मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। पुलिस ने जबरदस्ती करना शुरू किया, फिर लाठीचार्ज शुरू किया, फिर महिलाएं सामने आई, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। अब टीवी फुटेज देखिए कि ये सब कुछ जो हुआ ये उसके बाद में हुआ, दैट वाज अ रिएक्शन आफ्टर द पुलिस ब्रूटलिटी, यानी एक्शन के बाद रिएक्शन लिया गया, जिसे आप जायज ठहरा रहे हैं राजू जी। तो ये अगर पुलिस देखिए, हमारे यहाँ 60 मोर्चे निकले कि जिसमें 2 लाख 5 लाख तक पब्लिक थी, लेकिन एक भी मोर्चा में एक भी गंदा काम या गंदी घोषणा या पत्थर कभी नहीं हुआ। 2-2, 5-5 लाख लोग मराठा रस्ते पे थे, 60 बार ये हुआ। आज कैसे करेंगे हम कि हम ज्वलनशील पदार्थ लेके आके वहां बैठेंगे, जब ये हम 60 मोर्चा निकालते हैं? मतलब बैठेंगे, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार आवाज ना सुने तो महाराष्ट्र को जला दिया जाएगा, जला देंगे आप महाराष्ट्र को? उद्धव जी ने तो स्टेटमेंट दी है कि हम पूरा महाराष्ट्र लेकर आएंगे। ये कौन सा महाराष्ट्र लेकर आएंगे? महाराष्ट्र को अनरेस्ट करने के लिए? आपने पूछा ना जनता को क्या चाहिए? जनता को न्याय चाहिए और जनता को शांति चाहिए, जनता को हिंसा नहीं चाहिए। ये हिंसा के बीच कौन हो रहा है? ये हिंसा के बीच कौन रोक रहा है? इस चीज को करने की आवश्यकता है। अच्छा ये बता दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति देता है कि नहीं देता? बिल्कुल देता है। फिर तो शांतिपूर्ण धरने में पेट्रोल कहां से आया, माचिस कहां से आई, आग जली कहां से हुई, कैसे राजनीति क्या कर रही है? प्रॉपर्टी अगर आया गया, मैं बता दूंगा सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब वो आपको चाहिए आपका सुरक्षा आदि पहले है, पत्थर पहले आया, जा जाने दीजिए, सब पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये राज्य सरकार समाधान देने जा रही है, सरकार का रास्ते पे आग लगाए कर रही है। राहुल जी मुझे रिक्वेस्ट, अगर आप एक एक करके नहीं बोलेंगे, जनता भी कुछ नहीं सुन रही है जो आपको सुनना चाहती है। राजू जी, मेरे पास और भी मेहमान है, एक बार सुन तो लेते हैं। राहुल जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब वहां की राज्य सरकार दिख रही है कि वो आरक्षण के प्रति गंभीर है, वो उन तमाम मामलों की पहचान और पड़ताल करने में लगी हुई है। आप ही से क्वेश्चन है, सुन लीजिए एक सेकंड का क्वेश्चन है, सवाल आपके पास ही आ रहा है, प्लीज आप सुनिए। मैं केवल एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि
शिखा जी, वहां की राज्य सरकार अब काफी सुपर एक्टिव होकर उन तमाम अगर चीजों को देख आप रही वहां है पर कि राज्य सुप्रीम की कोर्ट में संपत्ति आखिर ये पर मामला गिर हानि कैसे गया, पहुंचाने कैसे की कैंसिल कोशिश हो गया, करेंगे, और अब तो वो इस उसके तरीके लिए की सुधार करके फिर सख्ती से वैकल्पिक ढंग से होगी। मराठा आरक्षण के रास्ते की तरफ अग्रसर हो रही है। तो अगर आप आज सुपर एक्टिव होकर ये कदम उठा रहे हैं, तो फिर इसके पहले ही एक्टिव हो जाते। इन लोगों ने जनवरी में ही आपको लेटर लिख के दिया था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तो जनवरी से हम लोग सितंबर में आगे कहां सोए पड़े हुए थे? शांतिपूर्ण 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 बिल्कुल ये शांतिपूर्ण है। क्या ये धरना प्रदर्शन की शांतिपूर्ण था? अनुमति है यहाँ पे, हिंसा के राहुल जी, साथ क्या ये कोई- शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? ये नहीं नहीं, सवाल अभी मैं आपसे राजू जी ने पूछ कहा रही तो हूँ। कि अगर सुनेंगे नहीं तो हाँ, करना या पड़ेगा। नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये किसने दावा लेकर करने वाले कौन जो होंगे? जो जो ये ऐसी दावा हिंसा में करने कौन वाले जाता हैं? है? क्या ये ऐसी दावा हिंसा में करने जो वहां की जनता होती है वो जाती है। आलोक जी, वैसे ये सवाल भी जायज है। राहुल जी कह रहे हैं कि ये मैटर आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है, ये तो पहले ही ज्ञापन के जरिए आपको दे दिया गया था। यही जो टेबल पर आज बैठा जा रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार बैठ रही है, वो पहले क्यों नहीं बैठी? क्या इंतजार किया जा रहा था कि इसमें इसको चुनावी सरगर्मी की तरफ लेकर जाएंगे? हेलो, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 आलोक जी, मैं नहीं, देश पूछ रहा है और राहुल जी का ये सवाल है। और मैं भी ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो काम पहले हो जाता, आज टेबल पे आप बैठ रहे हैं ना साहब, आप तो डिसाइड करेंगे, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लेकर आएंगे, जनता के सामने जाएंगे, तो अब सोल्यूशन क्या है? ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पर ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये इस तरीके की कवायद से नहीं चलेगी। राजू जी, पहले आलोक जी को सुन लेते हैं, मैं आपको मौका दूंगी। नहीं रहा तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी। अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, राज्य की संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे, तो उसके ऊपर तो सख्ती होनी है। ठीक है राजू जी, बोलिए प्लीज। देखिए शिखा जी, एक बात को समझ लीजिए, इसमें तोड़ कैसे निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मराठा की स्थिति खराब है, जाति न्याय आरक्षण जो किया गया है उसके रिकॉर्ड को लेके आओ। और रिकॉर्ड किसके पास है? मोदी जी के पास, भाजपा के पास। केंद्र सरकार ने वो रिकॉर्ड देने को मना कर दिया। वो मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आरक्षण को बोला गया कि आप अब नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड किसके पास है? तो भाजपा के पास, केंद्र सरकार के पास, उन्होंने दिया नहीं। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है एक केस के अंदर कि 50% के ऊपर आरक्षण को लेके नहीं जा सकता, बराबर है। अगर वो जो कानून है वो संसद में कौन लेके आएगा? तो वो अभी की जो केंद्र सरकार है भाजपा की, उसने लेके आना चाहिए कि 50% के ऊपर आरक्षण को हमको लेके जाना है। ये कानून अगर भाजपा लेके आती है तो उसका फायदा मराठाओं का होगा। राजू जी, जो फायदा आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त उठा रही है, संसद में उस मुद्दे को लेकर आप आ जाते, आप आ जाते ना इस मुद्दे को लेकर। ये तो आपका भी काम है, विपक्ष का क्या काम है? राजू जी, आप मुझे समझाइए, विपक्ष का क्या काम है? अरे शिखा जी, बात तो सुनो। यही बात सर, आपको ही तो सुन रही हूँ मैं मेरा भी तो सवाल आप सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि आप ये संसद में ये मुद्दे उठने चाहिए थे, या आप 50% आरक्षण का मुद्दा लेकर आ जाते, विपक्ष क्या कर रही थी? मैडम, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि विरोधी दल ने इसी मुद्दों को लेके भाजपा के साथ बात की। महाराष्ट्र की सरकार है, 50% से ऊपर आरक्षण में जा चुकी है राजू जी, तो इसलिए अब तो वो रास्ता और भी आसान हो चुका है। तो इन्होंने बात करनी चाहिए, हमने भी बात की, तो ये बात सुनते ही नहीं है। ये गूंगे और बहरे होके प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं। यहाँ मणिपुर चल रहा है, हरियाणा चल रहा है, मध्य प्रदेश चल रहा है, महाराष्ट्र चल रहा है, और प्रधानमंत्री अपने आप में मस्त है, इनको काम ही नहीं करना है। तो देश की हालत क्या होगी? इनके पास सब उसके उपाय है, इन्होंने करना चाहिए। संसद के अंदर सत्ता तो इनके पास है, बहुमत इनके पास है, तो क्या विरोधी दल जाके पास करके लेके आएगा कानून? तो ये उसके ऊपर मुद्दा तो लेकर के आ सकता है विपक्ष, नहीं आएगा? मुद्दा तो लाएंगे ना सर, आप नहीं लाएंगे? ये सॉल्यूशन मैडम, ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसके हाथ में है? ये मुद्दा लाने का काम किसके हाथ में? देखिए सर, मैं सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि आज जो देश की जनता जल रही है, महाराष्ट्र में जो हम तस्वीरें आज देख रहे हैं, वो पूरी देश की जनता पर उसका असर पड़ेगा। 2024 आपके लिए अहम है, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए अहम है कि वो जी पाए, आग में ना उसका घर जले ना उसका संसार जले। हमारी गलती क्या है?
हमारी गलती ये है कि संवैधानिक तरीके से हमारी मांगों को रखना, हमारी गलती ये है कि सर, महात्मा संवैधानिक, गांधी एक तो आप के मुझे ये रास्ते बताइए कि के आपकी ऊपर पार्टी की चल तरफ के से उस आंदोलन अंदर में कौन पे कौन था? बैठना क्या हमारी कैन आई आस्क गलती यू है। दिस क्वेश्चन? अरे इनकी गलती है, ये पथराव जो आप दिखा रहे हो। चलिए वो आलोक पुलिस आलोक के जी, ब्रुटैलिटी आप पर के अब देखिए खिलाफ है। आलोक जी, आप बहुत देर से शांत हैं। सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा है कि यहाँ टेबल पर बैठने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन आप एक और बात कर रहे हैं, और ये बात राजू जी की तरफ से कही जा रही है कि संवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र जो इस वक्त जल रहा है, नांदेड़ जालौन, क्या संवैधानिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है? और भाजपा ने माफी मांगनी चाहिए मराठा समाज की कि जिस तरीके से इन्होंने मराठाओं के साथ बर्ताव किया है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इनकी सरकार। आलोक जी आपसे क्विक रिएक्शन प्लीज। मैंने ये नहीं कहा कि वो मार्गदर्शन मंडल में होती है, आलोक जी आप तक आवाज अभी वो उसके लायक है या नहीं है क्या? अरे इनके पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने इतनी गलतियां कर दी है। ये जनता के सामने है कि मराठा आरक्षण को विरोध भाजपा का रहा है। अभी मैंने प्रूफ के साथ आपको सब पॉइंट्स बता दिए कि किसके हाथ में है, और ये नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, ये तो जनता को बताइए कि भाई हम आरक्षण के खिलाफ है, इसके लिए हम नहीं कर रहे, ये भी नहीं बताते। और जो संवैधानिक तरीके से लोग बैठते हैं उनके खिलाफ आप लाठीचार्ज कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर नीति जी। मराठा आक्रामक रहते थे तो 60 मोर्चा जो 2-3 लाख के निकाले थे। नीति जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है राजू जी, ठीक है नीति जी से अब जो कि आप कह रहे, ठीक है, पॉइंट टेकन। नीति जी अब आप ये बताइए कि आरक्षण का मुद्दा, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मैटर आज उठे, इसकी जरूरत क्या सिर्फ 2024 है? यही तो मैं बोल रही हूँ शिखा जी, इस चीज को समझना है, जल नहीं रहा है, देश को जलाया जा रहा है, इसका प्रायोजित है, ये वजह है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। चाहे सनातन को गाली देना, सनातन को बीमारी बोलना है, या राम मंदिर में राम के अस्तित्व को बोलना है, या मतलब फिर तो नीति जी, फिर तो रामायण के प्रति आप देखिए हर ऑपोजिशन पार्टी इस समय का टारगेट क्या कर रही है कि एक तरीके से एजिटेशन, एक तरीके से भड़काऊ भाषण, हेट स्पीचेस दे देकर, और मराठी समाज में भी वही हो रहा है। नहीं तो आप इस चीज को समझिए, ये इस समय है मुद्दा कब उठाया जाए? ये मुद्दा केवल 2024 तक 2024 चुनाव के महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा, आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव की वजह से आपने ये मुद्दा उठाया? बिल्कुल, महाराष्ट्र अभी चुनाव के कारण ही चुनाव है, टारगेट 2024 इलेक्शन है, ये प्रायोजित जो दंगे हैं ये जल नहीं रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, फंडेड है, जो एंटी नेशनल है, जो स्वार्थी गुट है, केवल और केवल, क्योंकि अदरवाइज आप देखिए इनके पास क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन्होंने देश को दिया क्या? अभी तक कुछ नहीं है। 9 साल का जो एक गौरवशाली जो देश, नहीं मैं अरे कहाँ नहीं हुआ? आप लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, जहाँ पर केवल 14 से लेकर 23 में मात्र 83% जीडीपी का ग्रोथ रेट है। मैंने कई सरकार का कौन सा ढंग का पैकेज चाहिए जा रही है? आप ये बता दीजिए, आरक्षण देने का समर्थन करते हैं और जातिगत जनगणना का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। आप जब तक जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करते, ये समस्या महाराष्ट्र में दिख रही है, कल ये समस्या आपको बिहार में दिखेगी, परसों कहीं और जगह दिखेगी। आप 2019 तक आप जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे, आज आप जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, आप किसी को आरक्षण कैसे देंगे? बिना डेटा के नीति जी आरक्षण दिया जा सकता है क्या? कभी बिना डेटा के आरक्षण नहीं दिया जा सकता कभी भी। चाइना को आपने हमें दिया चाइना को? अरे 1970 में लड़ाई हुई है, लड़ाई में आपने तो बिना लड़ाई लड़ाई चाइना को दे दिया। आप आज के समय में क्या स्थितियां जाके देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए।